नमस्कार यार, बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज बाजार की शुरुआत थोड़ी सी धीमी हुई, लेकिन उसके बाद से बाजार ने फिर से रफ्तार पकड़ी और जिस तरीके से संकेत गिफ्ट निफ्टी से मिल रहे थे, पहले उन आंकड़ों को छुआ और उसके बाद से रफ्तार पकड़ते हुए 24,751 का हाई लगाया। 24,727 ये निफ्टी का मौजूदा स्तर है। 148 अंकों की मजबूती इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से एडवांस डिक्लाइन रेशियो बुल्स के पक्ष में। मिड कैप में कल की गिरावट में भी हम देख रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी मजबूती थी। आज भी 2031 शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं और महज 472 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब निगाहें लगी हुई हैं क्या 25,000 के आसपास का पे जो पिछली बार रुकावट आई थी वो अभी रुकावट बनी रहेगी? क्या अभी बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करेगा या फिर 25,000 को क्रॉस करेगा? इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आज की विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। पहली टिप्पणी बाजार पर सर, परसों एक शानदार रैली, कल बाजार ने थोड़ा सा सुस्ताया और आज फिर से हम देख रहे हैं करीब 150 अंकों की मजबूती निफ्टी में। कहाँ देख रहे हैं सर जाते हुए? क्या 25,000 का लेवल आज से इस हफ्ते क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विपुल जी एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए, बाजार में सर अभी क्या चल रहा है ना, कुछ लॉजिक है जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अमेरिका ने बताया था कि चीन के ऊपर जो है टैरिफ लगाएगा ऑलमोस्ट 185। अब लगा है बाद में ओनली फॉर 30%। अब चीन ने बताया था अमेरिका के ऊपर टैरिफ लेके आएंगे 125%, अब बाद में किया 10%। तो बीच में हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर, तो उस टाइम पे हमने देखा एक दिन मार्केट गैप डाउन हो गया, फिर से दूसरे दिन जब ऑपरेशन सिंधु चल रहे थे उस टाइम पे हमने देखा मार्केट सेकेंड डे मंडे को गैप अप भी हुआ। सो अभी प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट का एक रेसिस्टेंस था 24,850 से लेके 900 के आसपास। सो गैप अप ओपन होने के बाद पूरा दिन मार्केट परफॉर्म किया और 2021 के बाद आई थिंक सबसे बड़ा इंटरडे में रैली हुआ निफ्टी में, एक दिन पे 900 पॉइंट। कल हमने देखा मार्केट थोड़ा नेगेटिव रहा है और आज हम देख रहे हैं अभी 150 पॉइंट अप है निफ्टी। तो बेसिकली माय इंटरप्रिटेशन इज कि बाजार यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि लगातार जो लास्ट कुछ दिनों में एफआईआई का बाइंग हो रहा था, कल पहली बार एफआईआई का सेलिंग हुआ है और लगभग अब कैश और डेरिवेटिव डेटा मिला के देखेंगे नियर अबाउट 14,000 करोड़ के आसपास सेलिंग हुआ है। तो एफआईआई पहले बाई कर रहे थे, पहले तो बाई नहीं कर रहे थे जिस टाइम पे टैरिफ वॉर चल रहा था, बाद में हमने देखा कि बाई करना स्टार्ट किया। अब सर वो भी तो आया है यहाँ पे प्रॉफिट करने के लिए। सो अभी पहला तो कल एक सेलिंग प्रेशर आया है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट भी एक अपर लेवल पे रेसिस्टेंस ले रहा है। तो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन निफ्टी करेंटली ट्रेडिंग 24,726। मुझे लगता है 850 से लेके 900 तक निफ्टी एक बहुत बड़े लेवल पे रेसिस्टेंस है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अभी क्रॉस नहीं होगा। मार्केट फिर से आपको एक बार 24,500 24,400, फिलहाल मार्केट अगर खराब होगा, परमानेंटली खराब होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट खराब हो सकता है अगर मार्केट 24,000 के नीचे क्लोजिंग दे देगा उस केस में। लेकिन फिलहाल इस जो जोन है, इस जोन पे मैं ओवरबॉट एंड बाई करने का सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है थोड़ा टाइम करेक्शन चाहिए और जो एक्साइटमेंट था मार्केट में एक दो दिन, वो थोड़ा खत्म हो चुका है। बाकी ये जो रैली है, नेक्स्ट रैली आएगा, चार्ट में ब्रेकआउट आएंगे और मार्केट भी सस्टेन करेंगे 25,000 के ऊपर, उससे पहले नहीं, क्योंकि मल्टीपल रेसिस्टेंस निफ्टी में है। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है ज्यादा निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हाई ऑलमोस्ट जो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक का था नियर अबाउट शॉर्ट टाइम में वो हो गया है, अभी 55,000 के ऊपर आ गया है, लेकिन सस्टेन करेगा कि नहीं, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी नीचे आना चाहिए, क्योंकि लास्ट दिन भी हमने देखा नियर अबाउट 1,700 पॉइंट के आसपास चला है और कल थोड़ा बहुत 400-500 पॉइंट का करेक्शन आया था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से नेगेटिव ही जाने वाला है नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते में। 2 से 3 हफ्ते में? तो अभी क्या करें सर, मतलब नीचे आने का वेट करें? बहुत लोगों को तो ये लग रहा है कि इस बार अगर, क्योंकि सर देखिए जैसे कल टेक्निकल छोड़ें, अगर थोड़ी सी फंडामेंटल्स की बात करें, जैसे कल जो नंबर आए महंगाई दर के, वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दिए। यूके के साथ डील हो गई है, यूएस के साथ डील को लेकर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है, लेकिन अगर वो भी थ्रू हो जाती है, यूएस चाइना के बीच में जो आशंकाएं थी, जैसा आप अभी बता भी रहे थे, वो काफ़ी हद तक समाप्त हो गई हैं। रेट कट जो है वो इस बार अभी ड्यू हाई है। तो मतलब अभी फिर वजह क्या है बड़ी
जिसकी वजह से बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्या मानते हैं आप? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है यस डेफिनेटली यू आर राइट कि पॉजिटिविटी तो मार्केट में है ही। अगर आप फंडामेंटली बात करेंगे, देखिए मॉनसून जो आना था लेट से, तो 5 दिन पहले ही आ चुका है, ऑलरेडी आने वाला है। और सेकंड थिंग, आप इन्फ्लेशन का डेटा भी देखेंगे, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 6 ईयर्स के लो में आ चुका है। सो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिविटी है, लेकिन मुझे लगता है एक हायर टाइम फ्रेम में मार्केट में थोड़ा प्रेशर्स है। तो प्रेशर्स के चलते थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शंस आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। बस इसीलिए मार्केट में थोड़ा, जिनके पास अभी होल्डिंग है, थोड़ा हल्का होना है अभी। ठीक, थोड़ा हल्का होना है। चलिए जरा कुछ एक शेयरों पे, कुछ एक सेक्टर्स पे बातचीत करते हैं। बहुत सारे सवाल भी हमारे दर्शकों के यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, उनमें से भी कुछ शेयरों को शामिल करेंगे। हालांकि सवाल जवाब का जो मंच होता है वो दोपहर 1 बजे का होता है। लेकिन सर, अभी के लिहाज से क्या अभी मेटल के अंदर जो है कोई पोजीशन होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनली चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका जिक्र आपने किया, क्या ये सही मौका है? क्या पोजीशन जो है वो मेटल की तरफ थोड़ी बढ़ानी चाहिए? देखिए मेटल जो है ना सर, आप देखेंगे कि आज तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा एक बाउंस बैक आया है। ऑलमोस्ट 2% निफ्टी मेटल इंडेक्स भी ऊपर है। सो नियर अबाउट आप देखेंगे इसका वीकली चार्ट लगातार से एक डाउन साइन से एक फॉर्मेशंस बनाया, एक कंसल्टेशन के बाद अभी ऊपर आया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस है। और इसके अंदर अब जो भी वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम, अब सेल, जो भी काउंटर्स आप देखेंगे, तो आज तो चला है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिस इज द नॉट राइट टाइम फॉर बाइंग। थोड़ा वेट करना सही होगा। अब हाई लेवल पे भी एक रेसिस्टेंस है 9200 के आसपास निफ्टी मेटल में। तो मुझे लगता है एक हायर टाइम फ्रेम में एक रेसिस्टेंस है, तो इसलिए अभी थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा। अभी इस टाइम के लिए तो फ्रेश बाइंग करने का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। फ्रेश बाइंग के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल आज टाटा स्टील को लेकर के ज़रूर हमारे पास आ रहे हैं लगातार। कुछ लोग खरीदना चाह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं क्या इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। टाटा स्टील दोबारा जो है सर, जहां पे लोगों को लग रहा था कि एक अच्छी रिकवरी आ सकती है, दोबारा उन लेवल्स पे आ गया 154, 55, 56 पे। आज 4.5% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है टाटा स्टील में। काफ़ी शानदार मूव टाटा स्टील में आता हुआ दिखाई दिया है। बीते 5 दिनों में 7-8% चला है, एक महीने में करीब 15% की रैली। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए सर? देखिए टाटा स्टील अभी 156 के अराउंड चल रहा है, एक रेसिस्टेंस है 161 के आसपास। तो मुझे लगता है अगर 161 के ऊपर सस्टेन करेंगे, देन जाके एक नेक्स्ट रैली आएगा। फिलहाल अभी प्रॉफिट, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक करने का ही सलाह रहेगा। बाकी अगर आप होल्डिंग करते हो एटलीस्ट 7 से 8 महीना, तो फिर आप होल्ड करके जा सकते हो। इस केस में आपको 195 से 200 का भाव बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म 2-1 दिन के लिए 160, 161 एक बिग रेसिस्टेंस है। फ्रेश बाइंग के लिए कहाँ जगह बनेगी सर? सर किर्लोस्कर इंडस्ट्री करके एक स्टॉक है, अभी इमीडिएटली ब्रेकआउट आया है। 3250, 3240 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाई करना बहुत ही सही हो सकता है। और आप यहाँ पे देखिए जो लास्ट 10 मिनट 15 मिनट का वॉल्यूम आया है, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बढ़िया एक जबरदस्त मोमेंटम। अभी बात करते करते देखिए जो मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो टारगेट होगा वह 3285 और उसके बाद रहेगा 3320 का टारगेट। और विथ स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल भी है, तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 3165 का। तो मुझे लगता है फ्रेश यहाँ से 3285, उसके बाद 3350 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। आप बाई करके अभी जा सकते हो। आपको अगर लगता है थोड़ा 20-30 रुपया नीचे आप लेना चाहते हो, तो उस केस में थोड़ा वेट करके जाइए, तो भी आपको अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक दिखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और आपको बता दें कि ये जो हमारे चार्ट दिखा रहे हैं, एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ये 5 मिनट डिले है, तो अभी जो आप प्राइस देख रहे हैं ना 3166, ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और ये 3224 पे अब पहुँच गया है। तो 8% की रैली अब आ चुकी है यहाँ पर। सर लेवल क्या बताया आपने, टारगेट क्या बताया? 3340 तक एक, आज या तो कल तक आना चाहिए, बहुत जल्दी 3340 यानी 3228 के आसपास चल रहा है। 3340 3340 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 100-125 रुपए के अप मूव के लिए आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। शानदार मूव इस समय आता हुआ किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में। बहुत अच्छा शेयर आपने आइडेंटिफाई किया है, बिल्कुल सर। ब्रेकआउट की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज पे। खैर हम वापस आते हैं। मेरा सवाल जो है टाटा स्टील को लेकर के था सर, कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग किस लेवल पे करनी चाहिए? सर फ्रेश बाइंग 162 के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि 161 में एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, 162 के ऊपर एक बार 161 का लेवल क्रॉस कर जाए, उसके बाद खरीदारी करें। एक जरा रिजल्ट लेकर के आते हैं और क्या शानदार रिजल्ट रहे हैं। जीआरएससी के रिजल्ट लेकर के आइए।
उसको जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस बीच अरुण जी हमारे प्राइम मेंबर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग विपुल जी। वेरी गुड मॉर्निंग अरुण सर, कैसे हैं आप? इस बीच GRSC के नतीजे, क्या शानदार कंपनी ने रिजल्ट्स दिए हैं। 119% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये 111 से बढ़कर 244 करोड़ पहुंच गया है। आय की बात करें तो यहाँ पर भी करीब करीब 62% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। 1642 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। एबिटा की बात करें तो 100 करीब 42% के आसपास बढ़ता हुआ 219 करोड़ रुपए एबिटा रहा है। मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव हुए, शानदार मार्जिन 9% से सीधे बढ़कर के 13.25% हो गए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 4% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है करीब 5 रुपये के आसपास का। तो ये GRSC के रिजल्ट्स हैं और GRSC के रिजल्ट्स के बाद क्या गोली हुआ है शेयर। सर शानदार मूव पहले ही देखने को मिल रहा था और अब 14.5% की रैली इंट्राडे में देखने को मिल रही है और इसने पूरे सेक्टर की रीरेटिंग कर दी है। जितनी भी इनके इर्द गिर्द के शेयर हैं ना, वो सारे के सारे भाग गए हैं। पहले GRSC पे बात बताइए सर, क्या करना चाहिए? करीब प्रॉफिट बुक कर लें क्या? एक बार 30% की रैली आ चुकी है 1 महीने के अंदर, तो ये प्रॉफिट बुक करें या फ्रेश बाइंग के लिए अब आपको लग रहा है मौका अभी भी है यहाँ पर? देखिए, फ्रेश बाई तो इस जोन पे नहीं करना, आज तो नहीं करना। अगर 1-2 दिन में थोड़ा करेक्शन आता है उस टाइम पे करना है, लेकिन आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, क्योंकि पर्टिकुलर गार्डन रीच जो काउंटर है ना, एक साइकिलिक पैटर्न से चलता है और एक एक साइकिल जैसे कंप्लीट होता है ना, उस टाइम पे 80% 100% तक रिटर्न देता है। सो अभी का जो ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 1600 के बाद और अभी चल रहा है और रिजल्ट भी इतना बढ़िया आया है, मुझे लगता है ऊपर में कोई रेसिस्टेंस अभी नहीं है। बहुत जल्दी आपको 2350 से लेके 2500 का जोन बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे एंड जब डिफेंस सेक्टर चलेंगे उस टाइम पे आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे और रिजल्ट इतना बढ़िया है कि आई बिलीव आपको एक बार वेट करके जाना चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट आप 2-3 महीना वेट करके जाइए, आपको ऑल टाइम भी हाई पॉसिबिलिटीज है। जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर चल रहा है और रिजल्ट सर मुझे बहुत ही पसंद आया और टेक्निकल भी आज जो ब्रेकआउट है, तो अभी अगर 2200 के ऊपर भी जाता है आज के दिन में, मुझे लगता है 2240 से लेके 2250 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। ठीक सर, तो यहाँ पे शानदार मूव अभी भी देखने को मिल सकता है। वेट करना है, प्रॉफिट अभी नहीं बुक करना है। फ्रेश बाइंग सर आपने बोला थोड़ा रुक करके ना, अभी आप अभी नहीं सर, आज अभी 15% बढ़ चुका है, तो यहाँ पे बाइंग नहीं करना। अभी तेजी, काफ़ी तेजी आ गई है। अभिषेक गुप्ता जी ने हमारी प्राइम मेंबरशिप ली है अभी, तो थैंक यू अभिषेक जी, वेलकम टू द फैमिली। और जरा एक बार दिखा दीजिए जो दर्शक अभी हमारी प्राइम मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं और या फिर ले रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को अगर बोनस परिवार का हिस्सा बनने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे इस प्राइम मेंबरशिप को। आपको सिर्फ ये जो सब्सक्राइब के बगल में बटन है ज्वाइन, वो आपको दबानी है और वहाँ पे 159 का प्लान है और क्या कुछ आपके लिए विशेष रहने वाला है, ये हम आपको बहुत सारे जो एक्सक्लूसिव शो होंगे वो सिर्फ आप देख पाएंगे। आप लोगों के लिए अलग से भी हम कुछ प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हम लेकर के आएंगे। बाकी जो सवाल आप लोग भेजते हैं उसमें आपको वरीयता तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये आप हमारी प्राइम मेंबरशिप जो भी दर्शक लेंगे उनको लिए काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाने की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। अभी शुरुआती दौर है, तो आप लोग अभी जो है इस हमारे इस प्राइम मेंबरशिप का हिस्सा अवश्य बने। लेकिन इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ एक और शेयरों पे बात करते हैं। ख़ास तौर से बात हमने GRSC की है, तो सर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। कोचिन शिपयार्ड 11% ये भी भाग गया। मतलब ये पूरे जो शिप बिल्डिंग वाले शिप डिफेंस की कंपनियां हैं ना, ये भी इंट्राडे हाई पे 1751 शानदार मूव देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि ये पूरी थीम जो है काफ़ी शानदार चलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे सर लोगों को ये शिकायत ये थी, जो लोग हायर लेवल पे फंस गए, कि बाकी डिफेंस तो शानदार चला, बहुत सारी कंपनियाँ अपने 52 वीक हाई के नज़दीक पहुँच गई, लेकिन शिपयार्ड नहीं चल रहा था। लेकिन अब क्या ये मान के चलें कि ये अब इसमें रफ्तार बनती हुई दिखाई देगी? ये शेयर भी 1 महीने में 21% भाग गया है। अभी क्या सजेस्ट करेंगे आप इस पर? सर 1750 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, जैसे ये रेसिस्टेंस के ऊपर मेंटेन करेंगे जाएंगे और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 1950 से लेके 2000 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज दिखता है चार्ट में। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं। अगर 1-2 दिन में थोड़ा करेक्शन आता है, क्योंकि इतना चल गया है, तो उस टाइम पे आपको फ्रेश बाई करना है। अभी फ्रेश बाई नहीं करना है, लेकिन बहुत जल्दी मुझे लगता है 2000 का आने का चांसेस है। 2000 का लेवल आने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड के अंदर। तो जो लोग हायर लेवल पे हैं उनको अभी तक आपने इंतज़ार किया, थोड़ा इंतज़ार आप लोग और करिए। ये फ़िलहाल के लिए सलाह आपके लिए निकल के आ रही है। और जैसा हम बता रहे हैं कि सभी शेयरों पे जो शिप बिल्डिंग वाले हैं उनमें तेज़ी है। मझगांव भी दिखा दीजिए, 6% की तेज़ी यहाँ पर भी आ गई है। हालांकि ये पहले भी भाग चुका है शेयर। 3179 का लेवल आज देखने को मिल रहा है
और सर इसने अपने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर बना लिया है। तो ये वो शेयर थे जिनको देख के कोचिंग शिपयार्ड वाले थोड़े परेशान हो रहे थे, तो अब उनका भी नंबर आ रहा है। मझगांव अपने ऑलरेडी 52 वीक हाई छू चुका है सर, नए 52 वीक हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। करीब 19-20% एक महीने में चला है। क्या सलाह रहेगी मझगांव डॉक को लेकर के? अभी और अपॉर्चुनिटीज हैं फ्रेश बाइंग को लेकर के? एक और पैटर्न में टेक्निकल में ना एक काप एंड हैंडल पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे, और जब जब काप एंड हैंडल पैटर्न बनता है बेसिकली तब तब एक बहुत बढ़िया रैली यहाँ पे आता है। तो मुझे लगता है अभी 52 एक नया नया हाई आ रहा है इसमें, तो आपको वेट करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 3450 से लेके 3780 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है, होल्ड करना चाहिए। होल्ड करें सर। एक इसी क्षेत्र की कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन, उसमें सर दम मतलब वो नहीं चली सर उस तरीके से। आप क्या सलाह देंगे? इसका 52 वीक हाई 384 के आसपास है, अभी भी ये 176 177 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी जो तेज़ी थी वहाँ से अब थोड़ा सा नीचे आता हुआ ट्रेड कर रहा है। बीते एक महीने में 1-1.5% के आसपास की रैली यहाँ पर रही है। पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पर अभी इस सेक्टर की चाल को देखते हुए खरीदारी की जा सकती है क्या? सर इसमें अभी बाई करना सही नहीं होगा, क्योंकि इस काउंटर पे अभी वॉल्यूम उतना नहीं आ रहा है और ब्रेकआउट भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से अभी अवॉइड करना बेटर होगा। एक सर मेरे पास बाइंग कॉल है, अगर आपका परमिशन हो तो मैं बिल्कुल, देना अरे बिल्कुल सर, बाइंग कॉल बीच बीच में आप देते रहिए सर, बिल्कुल देते सर रहिए। लिंडे इंडिया करके एक स्टॉक है हाँ बेसिकली, अभी 6743 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आया हुआ है, तो 10 मिनट 15 मिनट का कैंडल पे भी ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लगता है आज का जो पहला टारगेट होना चाहिए वो होगा 6780, उसके बाद होगा 6850। 1-2 दिन का अगर आप होल्ड करके जाते हो तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 6900 और उसके बाद 7000 का भी लेवल आपको मिल सकता है। तो अभी चल रहा है 6740 6745, अभी बात करते करते 52 हाई भी लगा रहा है। तो मुझे लगता है एक बार यहाँ पे बाई करके टारगेट एक बार फिर से रिपीट कर दिए सर लिंडे इंडिया पे। मुझे लगता है यहाँ पे आज का टारगेट होगा 6780 और सेकंड टारगेट होगा 6840। और अगर आपके पास होल्डिंग करने का थोड़ा 1-2 हफ्ते का क्षमता है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आप ये स्टॉक 7000 के ऊपर भी जाने वाला है। और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 6550। 6780 6840, ये दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं और शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी और बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब तक 2 ट्रेड निकल करके आए हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से, एक किर्लोस्कर और दूसरा लिंडे इंडिया। पहला किर्लोस्कर पे एक बार फिर से ज़रा नज़र डाल लेते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब 9% ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ 3257 तो पहुँच गया है सर किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़। एक बार टारगेट, हमारे जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं काफ़ी तेज़ी के साथ संख्या बढ़ रही है लोगों की, तो टारगेट फाइनल आपने क्या दिया था सर 102 दिन का? सर मैंने बताया था एक बार 3340 तक जाएगा। ऑलरेडी पहला टारगेट तो अचीव हुआ है, सेकंड टारगेट दिया था 3340 और पहला टारगेट था 3285 के आसपास, तो पहला टारगेट अचीव हो गया। सेकंड टारगेट भी मुझे लगता है जो जिस तरीके से वॉल्यूम आ रहा है, थोड़ा एक बार पेशेंस रखेंगे तो बहुत जल्दी ये आते हुए दिखेंगे। ठीक, ये 2 ट्रेड हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से। जो लोग बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए जो है लगातार हमसे पूछते रहते हैं क्या करना चाहिए, 2 ट्रेड निकल के आए हैं किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज। अब 9% ऊपर 3260, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 3340 आज ही हो सकता है ये ट्रेड का, जो है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये इंडिया का टारगेट आ गया है पहला टारगेट, तो 6790 का भी हाई लगाया, तो जिनके पास था तो थोड़ा फर्स्ट टारगेट पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने का सलाह रहेगा। अच्छा, और सेकंड टारगेट क्या? सेकंड टारगेट आपने दिया 6840 ना? 6840 वो भी आपको दोपहर तक आ जाएगा। दोपहर तक आ जाएगा। चलिए, ज़बरदस्त मूव सर, इसी तरीके के ट्रेड निकाल के हमारे दर्शकों को दीजिए। मतलब शानदार, मतलब दोनों ट्रेड आपके काफ़ी शानदार रहे हैं और ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 6743 6745 का लेवल और तेज़ी के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दूसरे टारगेट 6840 का है, उस पर ध्यान रखिए। किर्लोस्कर में अभी भी 3340 का टारगेट बचा हुआ है, वहाँ पर भी आपके ध्यान होने चाहिए। चलिए, इस बीच प्रदीप जी लगातार नए नए ट्रेड ढूंढते रहें और हम नए नए शेयर उनसे पूछते रहें कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नए नए शेयरों को लेकर के। और जिस तरीके से शानदार मूव आज तमाम शेयरों के अंदर देखने को मिल रहा है। इस बीच जो कि हम बात कर रहे थे थोड़ा सा डिफेंस को लेकर, डेटा पैटर्न जरा देखिए सर, यहाँ पर कोई गुंजाइश बची है क्या? ये भी शेयर ऐसा है जिसने कि काफ़ी मतलब अनयूजुअल मूव दिया, काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। आज फिर 4% ऊपर है, 38% की रैली एक महीने में आ चुकी है। कहाँ प्रॉफिट बुक करें इसमें?
2585 के आसपास ट्रेड करता हुआ? सर मुझे लगता है अभी एक रेसिस्टेंस है 2680 से लेके 2700 के आसपास, 2700 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है थोड़ा हल्का होना है डेटा पैटर्न में, लगातार चल रहा है, रेसिस्टेंस है। जैसे कि कंपेयर टू अदर्स डिफेंस स्टॉक वहाँ पे रेसिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट आने के बाद अभी चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है डेटा पैटर्न में अभी जिनके पास है थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, यहाँ पे नहीं। 2650 से लेके 2660 तक का जोन अगर आता है तो उस केस में आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करके जाना है। ठीक, रेहानुद्दीन साहब ने हमारी प्राइम मेंबरशिप ली है। वेलकम टू द फैमिली रेहान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द बोनस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच जो है गेल पर सर काफ़ी सारे सवाल, गेल पर लोग मतलब गेल चल भले नहीं रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास रहते हैं। ज़रा एक बार ज़रा नतीजे भी लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन पर गेल के। तो यहाँ पर कंपनी का मुनाफा जो है वो अगर पिछले महीने के मुकाबले देखें तो पिछले महीने माफ़ कीजिएगा 47% के आसपास घटा है। और रेवेन्यू में अगर बात करें तो 2% के आसपास की बढ़त यहाँ पर रही है। एबिटा करीब 13% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, 9% के आसपास पहुँचते हुए रहे हैं। तो गेल के नतीजों पर अगर हम के बाद ज़रा शेयर प्राइस पर अगर एक नज़र डालें, आज 2.25% के आसपास चल रहा है। बहुत लोगों की खरीद सर 180 से 190 के बीच में है यहाँ पर। क्या सलाह रहेगी उन लोगों के लिए गेल पे लेकर के? फंडामेंटली बहुत लोग बुलिश हैं इस पर, चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं आपके लिए? अब देखिए, मुझे लगता है गेल में अभी जो ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 187 के आसपास, तो बेसिकली एक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस होगा सर 194 के आसपास। तो मुझे लगता है 194 के ऊपर अगर जाता है तो उस केस में आपको एक ब्रेकआउट आएगा, और वो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। तो उस केस में ब्रेकआउट आने के बाद चलेंगे। फिलहाल अभी तो मोमेंटम ज्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि स्टॉक भी उतना चलता नहीं है बहुत टाइम से, और लोअर टाइम फ्रेम में बॉटम बना लिया है। अभी धीरे धीरे चलेगा। फिलहाल अभी तो मोमेंटम नहीं दिख रहा है। अभी तो मोमेंटम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, लिंडे इंडिया 5% ऊपर 6770 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये धीरे धीरे करके लगातार तेज़ी के साथ ऊपर जाता हुआ लिंडे इंडिया यहाँ पर दिखाई देता हुआ दे रहा है। तो यहाँ पर अब 6840 से जो अगला लेवल है उस पर निगाहें हमारी बनी हुई है। चलिए, अगली जो है एक दो सवाल जो है दर्शकों के भी ले लेते हैं, वरना फिर हमारे दर्शक जो है नाराज़ हो जाते हैं और उनके सवाल जो है लगातार आते रहते हैं। सर, एक तो टाटा पावर पे अर्जुन बाली जी जो हमारे की दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं हमारे, और कह रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग स्टॉक पिक्स। तो ये धन्यवाद सर आपके लिए है प्रदीप सर। तो उनको इसका फ़ायदा हो रहा है, और वो जानना चाह रहे हैं टाटा पावर 253 को लेकर के। सर, बीएल को लेकर के बहुत सवाल आते हैं। हमने 4 दिन पीछे जो है सिर्फ डिफेंस स्टॉक्स पे थीम रखी, हालांकि बहुत लोग नाराज़ भी होते हैं सिर्फ डिफेंस पे क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड ऐसा है और सवाल इतने हैं, क्या करें। तो एक तो टाटा मोटर्स ज़रा देखिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टाटा पावर एक बार ज़रा देखिए, जो कि इन्होंने 253 पे ख़रीदा हुआ है। और एक काफ़ी सारे सवाल बीएल को लेकर के हैं, बहुत लोग अभी भी फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, तो कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर? देखिए, टाटा पावर बहुत टाइम से चला नहीं था और एक बेस बना रहा था, जो एक रेंज के अंदर से ट्रेड कर रहा था, उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लगता है जिनके पास है उनको अभी होल्ड करना चाहिए। अब मुझे लगता है बहुत जल्दी जैसे ही 400 के ऊपर आ जाएगा टाटा पावर, तो मुझे लगता है एक बार 425 से लेके 430 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो आपको एक बार होल्ड करके जाना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 365 के आसपास। और भारत इलेक्ट्रॉनिक में सर हमने बहुत बार बात किया 270 से 280 से। मेरा टारगेट ही पहला था 340, आपको याद भी होगा। उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट रहेगा 380। लेकिन इस बीच डिफेंस काउंटर इतना चल गया है, तो मुझे लगता है कि इस जोन पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हो तो आपको करके जाना चाहिए। लेकिन बीएल एक ऐसा स्टॉक है, आपको प्रॉफिट, सच बताओ तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट मैं होता तो प्रॉफिट बुक नहीं करता। नेक्स्ट 6 महीने में मुझे लगता है 400 भी क्रॉस कर जाएगा तो ये कोई बड़ा बात नहीं होगा। 400 भी क्रॉस कर जाएगा तो बड़ा बात नहीं होगा। आज इसने अपना नया 52 वीक हाई टेस्ट किया है सर, 340 के आसपास का इसका 52 वीक हाई था। सर, जो लोग फ्रेश बाई के लिए पूछ रहे हैं उनको कुछ कहेंगे क्या? फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं करना है विपुल जी। मुझे लगता है एक बार एक करेक्शंस के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट भी अभी बहुत ऊपर आ चुका है। तो अगर एक डीप मिलता है, बाई ऑन डीप स्ट्रैटेजी करना है यहाँ पे। और मुझे लगता है उस केस में 325 330 एक यहाँ से भी 10 से 15 टका नीचे उस जोन पे बाई करना बेटर रहेगा। अच्छा सर, एक पिछली बार सुजलॉन जो है ना वो 59 से लौट गया था। इस बार क्या चांसेस आपको लग रहे हैं? क्या
ये अपना ब्रेकआउट क्रॉस करेगा या अभी भी जो है आपको लग रहा है उन्हीं लेवल्स के आसपास है सर, 58 के आसपास? 60 क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 60 एक बहुत ही मेजर लेवल है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है उस केस में आपको 65 एंड 70 तक आते हुए दिखेंगे, लेकिन 60 बहुत टाइम से क्रॉस नहीं हो रहा है। आज या कल में क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सर बहुत लंबा टाइम क्रॉस हो गया करेंगे तो कंसोलिडेशन बता का सर। पाऊंगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस था यहाँ पे। हाँ। तो लास्ट टाइम हमने देखा 4 से 5 बार ये अटेम्प्ट लिया है और क्रॉस नहीं कर पाया। सो एक बार पेशेंस रखिए, जैसे ब्रेकआउट होता है उसके बाद लीजिए, नहीं तो थोड़ा वेट करके जाइए। थोड़ा वेट करके जाइए। चलिए, ये सलाह है। यहाँ पर एक रिजल्ट और लेकर के आते हैं, जरा टाटा मोटर्स के भी रिजल्ट देख लेते हैं। और टाटा मोटर्स के नतीजे जो है वो बहुत उत्साहजनक नहीं रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 51% बढ़ा है। काफ़ी हद तक तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन थी, लेकिन जो है तब भी उम्मीद से ख़राब ही नतीजे रहे हैं। 8,470 करोड़ का मुनाफा रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, 1.19 लाख करोड़ रुपए रहे हैं। एबिटा की बात करें, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। मार्जिन्स भी फ्लैट रहे हैं। तो सब कुछ फ्लैट 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 यहाँ पर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज़रा शेयर के प्राइस पे अगर हम नज़र डालें तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि टाटा मोटर्स रिकवर कर रहा है सर। 705 अब ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, शेयर भी फ्लैट हो गया है। सर क्या करें सर, ये जो रिकवरी आ रही है ये कहाँ तक ले जाएगी सर इंट्राडे में? अब देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि देखिए लास्ट अगर आप देखेंगे 1 महीने में ना ऑलरेडी टाटा मोटर्स बहुत चल गया है। नो हाँ, ये डाउट, बात मैं तो तो है। फंडामेंटली बहुत पॉजिटिव हूँ स्टॉक को लेके। आप देखेंगे 2,50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 28,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है। रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप का डील साइन हुआ है, इसमें टाटा मोटर्स को बहुत बेनिफिट होना है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉजिटिव हूँ, लेकिन जो मूव ऑलरेडी आ चुका है ना, इसके लिए थोड़ा करेक्शंस अभी इसमें बाकी है। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको अगर 680 685 मिलता है, उस केस में आप फ्रेश बाय कीजिए। लेकिन जिनके पास एक लंबी हफ्ती का एक लिए आप बाय करके होल्ड कर रहे हो अभी, तो एक बार होल्ड करके जाना बेटर रहेगा। लेकिन फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करना है। 680 रहेगा फ्रेश बाय का लेवल। ठीक। सर आपने जो शुरू में कमेंट कहा था ना, बाजार एक बार नीचे आएगा, उसी को लेकर के एक सवाल हमारे एक दर्शक है मोहित ने पूछा। कह रहे हैं कि सर मैं कैश पे हूँ, मार्केट में डिप आएगी क्या, प्लीज़ गाइड। दूसरा इनका सवाल ये भी है कि सर जियो फाइनेंस में एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। तो एक तो ये कैश में बैठे हुए हैं, या जो इंडिया पाकिस्तान का की सिचुएशन टेंस चल रही थी उस दौरान बहुत लोगों को इस गाइड किया गया था कि अभी की सिचुएशन जैसी चल रही है कैश पे आ जाइए। तो क्या डिप पे खरीदें या फिर इसी बाज़ार में ऐसे शेयर ढूंढते रहें और उनमें पैसे लगाते रहें, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? और जियो फाइनेंस में फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है क्या अभी? देखिए जियो फाइनेंस विपुल जी, आपके प्लेटफॉर्म में हमने रिकमेंड किया था ऑलमोस्ट 215 200 के बिल्कुल। 205 के आसपास। उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस था 195, और बार बार ऐसा ही लगा था मुझे, क्योंकि 200 के नीचे जाना नहीं चाहिए। अभी देखिए 270 के आसपास आ गया है। मेरा पहला टारगेट ही था 280 के आसपास, तो चल गया है स्टॉक। अभी के लिए फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना है, एक बार वेट करके जाना है। 245 से लेके 250 कभी भी आता है तो उस केस में आप बाय करके जाइए। और देखिए आप कैश लेके बैठे हो, अभी 24,740 के आसपास निफ्टी चल रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट एक बार 850 से लेके 900 एक रेसिस्टेंस है जो कि क्रॉस नहीं होगा। तो अगले 2-3 हफ्ता 4 हफ्ते में मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक बार फिर से 24,200 24,300 टेस्ट हो सकता है। तो उस केस में जाके आप एक बार नया बाय करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, फिलहाल अभी नहीं। अगर आपको करना ही है तो आप एक लॉट, अगर आप ट्रेडर हो, एक लॉट आप सेल करके जा सकते हो निफ्टी को। इस महीने के नहीं, नेक्स्ट मंथ का जो एक्सपायरी है उसमें सेल करके आपको जाना है, लेकिन इस जोन पे भी नहीं। जितना ऊपर लेवल पे आप सेल कर सकते हो उतना ही हाई प्रोबेबिलिटी आपका रहेगा, और रिस्क भी आपका, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से रहेगा। मतलब 24,850 24,820 इस बीच अगर कभी भी आता है तो आप 25,000 के एक स्टॉप लॉस के साथ नेक्स्ट मंथ का जो एक्सपायरी है एक लॉट निफ्टी को सेल करके जाइए। जी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है बहुत जल्दी आपको 24,200 24,300 मिलेंगे। तो आपका रिस्क हो जाएगा 150-200 रुपया, ज्यादा नहीं, ओनली फॉर 150 रुपया होगा। अब लोअर केस में आपको मिल जाएगा इधर 600 से 700-800 पॉइंट, और आपके पास 1.5 महीना भी बाकी है। तो एक बढ़िया स्ट्रैटेजी हो जाएगा। 150-200 पॉइंट का रिस्क, और लोअर टाइम फ्रेम में आपको इधर आपको 700 से 800 पॉइंट का भी प्रॉफिट मिल सकता है। जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, लिंडे इंडिया 5% से ऊपर 6785 का लेवल, तो क्या ट्रेड आइडेंटिफाई किया? ये प्रदीप सर की जो खासियत है ना, ये मतलब धुआंधार रैली वाली जो है शेयर निकाल करके लाते हैं। ऐसे ही कुछ शेयर ढूंढिए सर।
-0.8% की तेजी अभी भी आपके लॉस कट में। जैसे आपने बोला प्रॉफिट, मतलब आप बोलते हैं इधर चीज़ें हो जाती हैं। आपने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला, देखिए नीचे आ गया थोड़ा सा, 3210 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, तो ये सब सारे ट्रेड निकल करके आते हुए चलिए ये देख लीजिए, ये आप प्रदीप हल्दर जी की पिक जो है 6840 का टारगेट अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट है और ये कल तक हो सकता है कि यहाँ पर देखने को मिले। और कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी रफ्तार से इनके टारगेट अचीव होते हैं ये इंट्राडे में ही कहीं अचीव होता हुआ ना दिखाई दे दे। चलिए ठीक है सर, अगली कंपनी जो है एक और रिजल्ट्स लेकर के आ जाइए फटाफट। भारती पे नजर डालते हैं, टेलीकॉम कंपनी, और यहाँ पर नतीजे जो है वो उम्मीद के मुताबिक रहते हुए उम्मीद के रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है नतीजों में। 432% के आसपास का कंपनी का मुनाफा रहा है और ये 11,022 करोड़ के आसपास रहा है। इसमें देखना होगा कि शायद इसमें हो सकता है कोई अदर इनकम तो शामिल नहीं है। एक बार ज़रा फिर से इस पर नज़र डालेंगे। रेवेन्यू में अगर हम देखें 27-27% का इजाफा देखने को मिला है। आरपू काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए हैं, 17% के आसपास का इजाफा। ये नंबर्स जो हैं वो काफ़ी टेलीकॉम कंपनी के लिए मायने माफ़ कीजिएगा रहते हैं। और सर जितनी तेज़ी के साथ मतलब डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है ना, अब इन्होंने बताया है कि 25 GB पर मंथ पर पर्सन। अब 25 GB का मतलब हो गया 1 GB के आसपास पर डे। तो मतलब कितनी तेज़ी से चीज़ें बदली हैं। कहाँ मतलब पूरे महीने के में 1 GB के लिए काफ़ी पैसे खर्च होने पड़ते थे और अब मतलब एवरेज जो है कंजम्पशन जो है वो पर पर्सन 1 GB का हो गया है। आप टिप्पणी सर, भारतीय एयरटेल में कोई गुंजाइश है क्या? हालांकि ऊपरी स्तरों से अब फिसल रहा है, कुछ रिकवरी आएगी? और देखिए ये बेसिकली ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है विपुल जी, ये इन्वेस्टमेंट करने वाला स्टॉक है और देखिए फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। और टेलीकॉम में अगर मैं बात करता हूं तो मुझे भारती एयरटेल ही पसंद है। बेसिकली मैं खुद ही एयरटेल का सिम यूज करता हूं, पहले वोडाफोन यूज करता था तो छोड़ दिया बाद में जैसे इशू हुआ था। तो कहीं ना कहीं लोगों का रिटेलर्स में ना वही एक माइंडसेट है, वोडाफोन जियो सॉरी भारती एयरटेल जियो यही सिम मैक्सिमम लोग यूज करते। और अब देखेंगे बेसिकली जो रिचार्ज होता था एक टाइम पे 49 और 70-80 रुपीज में, एक टाइम पे तो 20 रुपीज 30 रुपीज भी होता था। तो अभी तो 199 299 के नीचे कोई पैकेज है ही नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है नेक्स्ट 4 से 5 साल अगर आप वेट करते हो तो इस काउंटर पे आपको यहाँ से मिनिमम 200 से 300% का रैली बाकी है अभी भारती एयरटेल में। तो ये ट्रेडिंग करने वाला स्टॉक नहीं है, आप एक माइंडसेट रखिए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए। लास्ट क्वार्टर में भी 37 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है, तो एक बार होल्ड करके जाइए। आज हो सकता है थोड़ा डीप आपको बाद में मिल भी जाए, तो इसको डीप बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी यहाँ पे होना चाहिए। ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। इस बीच अभिषेक गुप्ता कह रहे हैं, नमस्ते सर, मैंने भी मेंबरशिप ले ली। थैंक यू अभिषेक जी, वेलकम टू द फैमिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों को प्रेरित कीजिए सर, हम लोगों को भी कुछ मतलब जो है आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आमदनी आय होती रहे। इस बीच रोहन पटेल जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, कह रहे हैं कि आपकी राय से मैंने वेदांता हिंडाल्को में कुछ दिन पहले लॉस बुक नहीं किया, मंडे को अच्छा मुनाफा हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रोहन जी, ऐसे ही आपको मुनाफा होते रहे, यही हमारी कामना है। कह रहे हैं कि सर मैं कैश पर हूँ, 1 महीने के लिए कोई अच्छा स्टॉक बता दीजिए। इनको कुछ कहेंगे सर रोहन पटेल जी के, अभी 1-2 महीने के लिए कुछ लेना सही रहेगा? अभी इनके लिए कोई ट्रेड है क्या? देखिए एक काउंटर है जो ड्रोन बनाता है बेसिकली डिफेंस में ही, कंपनी का नाम है आइडिया फोर्स। तो बेसिकली अभी ट्रेड हो रहा है 544 के आसपास और लगातार आप देखेंगे जो लास्ट 4 से 5 दिन है ऑलमोस्ट 30% चल चुका है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें ना प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा है। सो आज भी 525 के आसपास लो था और अभी डे हाई के आसपास आ चुका है। तो अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे बाई करके चलना चाहिए, तो अभी 545 546 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि और एक डे हाई पॉसिबिलिटीज है और नेक्स्ट 3 से 4 दिन या तो 1 हफ्ता मैक्सिमम, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 570 575 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी रहेगा 510 का, आप आइडिया फोर्स को लेके जा सकते हो। चले 30 रुपए के ऊपर के टारगेट के लिए आप यहाँ पर आइडिया फोर्स लेके जा सकते हैं। और ये आप अच्छा किया आपने बोल दिया, मैं आपसे पूछने ही वाला था अभी इस पर, मतलब आपने बहुत सही समय पर इसे आइडेंटिफाई किया, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पर 30 रुपए के अपसाइड के लिए आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं आइडिया फोर्स पे। सर पारस डिफेंस में कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या? जब आपने आइडिया फोर्स की जिक्र किया तो एक प्राइवेट कंपनी और जो कि इंट्राडे हाई पे ट्रेड करती हुई काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है, अभी 9% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है, 1545 का लेवल देखने को मिल रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर?
देखिए पारास में बेसिकली बहुत वर्टाइल है पारास, और अभी ना लास्ट टाइम का जो हाई था ऑलमोस्ट 1580 के आसपास, और आज का जो डे हाई है ऑलमोस्ट 1550 के आसपास। तो मुझे लगता है जो प्रीवियस वीक का एक हाई था 1580, उसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एक प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। प्रॉफिट बुक करने का सलाह यहाँ पे निकल के आ रही है। और सर जो जो शेयर आपसे डिस्कस किए थे वो काफ़ी तेजी, ये डेटा पैटर्न अब 6% ऊपर हो गया है, जीआरएससी 17% हो गया है। एक बार दोनों के चार्ट देखिए सर, क्या अभी क्या वेट करें अभी भी प्रॉफिट बुक करने के लिए? डेटा पैटर्न पे काफ़ी तेज़ी के साथ जो है मोमेंटम बन रहा है दोनों में। इनफैक्ट जीआरएससी भी काफ़ी तेज़ी के साथ अब 17%, जब आपसे डिस्कस किया 13% ऊपर था। देखिए मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से रैली आया है गार्डन रीच में, मुझे लगता है ये एक्चुअल में आज के दिन के लिए तो इनफ है। अगर आप एक दो दिन के लिए किए थे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए एक बार, क्योंकि डीप आपको मिलेंगे ही, नो डाउट 110% डीप मिलेंगे ही। उस डीप में आप फिर से एक बार देख लीजिए। बाकी अगर आपका फिर से मैं वही कहूंगा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, इस काउंटर को एक बार होल्ड करके जाइए। और डेटा पैटर्न में देखिए, डेटा पैटर्न में अभी 2620 2625 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको एक बार छोटा लेवल पे प्रॉफिट बुक करके जाना है, क्योंकि बहुत रैली अभी यहाँ पे हो चुका है, रेसिस्टेंस है यहाँ पे। लेकिन गार्डन रिच पे मैं पॉजिटिव हूँ, ये बहुत चलेगा। लेकिन फिलहाल एक दो दिन के लिए जो रैली हो रहा था वो ये खत्म होगा थोड़ा, तो इसमें भी प्रॉफिट बुक करके थोड़ा जाना है आपको। इस पे भी प्रॉफिट बुक करके जाना है। एक शेयर और रह गया है जिसपे कि काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, 3 बीडीएल सर, कल काफ़ी शानदार मूव रहा यहाँ पर, और ये आज भी 3.25% ऊपर है। पिछले 4-5 दिन में 22-23% चल चुका है, 1800 का लेवल क्रॉस हो गया है। आज नया 52 वीक हाई बनाया है बीडीएल ने भी। बीएल पे तो हम लोगों ने बात की, बीडीएल पे क्या लग रहा है सर? फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है? देखिए जो आज का रैली है ये अगर 1750 इसके नीचे नहीं जाता है तो उस केस में आपको यहाँ से भी और 200-300 पॉइंट मूव हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था 1800 रुपया के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, और अभी आया है। तो ये सस्टेनेबिलिटी होगा कि नहीं होगा ये सेकेंड हाफ तक बता सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है। फ्रेश बाय नहीं करना है, लेकिन जिनके पास है उनको होल्ड करके जाना है। ठीक है, ये सवाल रेहानुद्दीन साहब का भी था। सर अभी जो है ना बहुत भाग गए हैं, तो जो एक दो अपॉर्चुनिटी आपको बताई गई, जैसे आइडिया 4 अभी बताया गया एक दो दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, वो सब अपॉर्चुनिटी देखिए जहाँ पर ऑलरेडी बहुत हो सकता है यहाँ से और भाग जाए, लेकिन रिस्क है तो लेने का फ़ायदा क्या है? रिस्क है ना, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर है। एक रिजल्ट फटाफट देखते हैं, फिर आज की थीम पर जाते हैं। सिप्ला के रिजल्ट ज़रा देख लेते हैं कैसे निकल करके आए हैं, और उसके जरा एक मिनट लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। 30% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 1221 करोड़ रुपए के आसपास रहा, 1222 कह लीजिए एक तरीके से। रेवेन्यू जो है 8.5% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, और ये बढ़ करके करीब करीब 6600 करोड़ के आसपास रहा है। एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, ये 17% के आसपास की बढ़ोतरी रही है यहाँ पर, 1538 करोड़ रुपए। मार्जिन्स की अगर बात करें तो करीब 2% के आसपास जो है, 150 बेसिस पॉइंट के आसपास बल्कि जो है उसमें इजाफा देखने को मिला है। और टोटल डिविडेंड की बात करें तो 16 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। फार्मा में कल अच्छा मूव था, देखने को मिल रहा था सर, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सिप्ला में देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी? फ्रेश बाइंग के लिए कोई गुंजाइश है क्या सिप्ला के अंदर? डेफिनेटली फार्मा में क्या हुआ है ना, जो अमेरिका का न्यूज़ है टैरिफ का, इसके वजह से फार्मा नीचे आया है। तो बेसिकली लास्ट आप देखेंगे सान फार्मा, लुपिन, औरबिंदो फार्मा, सिप्ला, सारे स्टॉक्स लास्ट एक डेढ़ हफ्ते से नीचे आ रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है और थोड़ा पॉसिबिलिटीज है। और सिप्ला में देखिए, सिप्ला बेसिकली कंसोलिडेशन पैटर्न में है, ना ऊपर ना नीचे, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो इसका ब्रेकआउट आएंगे ना सिप्ला का, वो रहेगा अपना ब्रेकआउट का लेवल 1550 के ऊपर। तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा ना यहाँ पे तो फ्रेश बाई करना मतलब आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक बार वेट करके जाइए, नीचे लीजिए। आप 1420 1430 के आसपास मिलता है, उस केस में नीचे लीजिए। अदरवाइज आप एक बार होल्ड करके जाइए। सर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, अगर मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट सर फटाफट। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके कंपनी है, जी जी। 645 646 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो पैटर्न बन रहा है बहुत ही स्ट्रांग, और बहुत टाइम बाद एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था 610 615 620 के आसपास। तो अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लगता है कहीं ना आज और कल का जो रैली हो सकता है, इसमें पहला टारगेट होगा 655 और सेकंड टारगेट होगा 675 के आसपास।
दो एक दिन का स्विंग मूव में आपको दिखने को मिलेंगे। और आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 632 का। तो बहुत जल्दी आपको 655 एंड 675 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। ठीक, यहाँ पर तुरंत अभी ब्रेकआउट आया है जैसा कि अभी प्रदीप जी ने बताया। तो जो प्राइस आप देख रहे हैं उससे 15-17 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। 647 का टारगेट, 647 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, 5.5% ऊपर, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ 648 का लेवल देखने को मिल रहा है। पहला टारगेट 655, वो तो मुझे लगता है कि जितनी तेज़ी से ये ऊपर जा रहा है ये अगले 5-10 मिनट के अंदर हो सकता है अचीव कर भी ले। दूसरा टारगेट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, 675, 675 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो अभी जो है ये 647 पर ट्रेड कर रहा है, 675 के टारगेट और पहला टारगेट 655 का है। इन दो टारगेट के लिए एक और ट्रेड आपके लिए निकल के आया है। तो अब तक आपको 3 शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है यहाँ पर मिल चुका है। एक में तो पहला टारगेट अचीव भी हो गया है, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, लिंडे इंडिया, ड्रेजिंग कॉर्प। एक आपको आइडिया फोर्स की कॉल भी दी गई है जो कि कुछ दिन के लिए दी गई है, वहाँ पर भी आपको निगाहें रखनी चाहिए। लेकिन ड्रेजिंग कॉर्प जो है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ 648 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। टारगेट एक बार फिर से बता दें, नोट डाउन कर लीजिए, 655 पहला, 675 दूसरा टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ। चलिए इस पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन अब जो है आज की थीम की तरफ बढ़ें उससे पहले सर, गेल के ऊपर आपने टिप्पणी की थी, हमारे एक दर्शक हैं गेल पे काफ़ी सवाल कर रहे हैं। सर गेल पे अभी बात हमने की है, संदीप कुमार जी ने हमें कुछ धनराशि भेजी है। सर धनराशि आप लोग मत भेजिए, अब जो है सिर्फ हमारी मेंबरशिप लीजिए सर, वो आप उसके बाद आपको पूरे महीने कोई धनराशि देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए और जो सब्सक्राइब की बटन है उसके बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। 159 का प्लान आप ले सकते हैं और इस परिवार का हिस्सा भी बनिए। और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो सर एक फटाफट एक टिप, एक बार आप अगर गेल को रिपीट कर दें अपना कमेंट। और दूसरा एक अशोका बिल्डकॉन जो कि हमारे एक कमल प्रताप जी हैं, बहुत देर से परेशान हैं, वो उन्होंने 370 पे लेकर के रखा हुआ है। और ये दो बताइए, फिर आज के हम थीम पर चलते हैं सर। देखिए गेल पे ना 195 के आसपास एक रेसिस्टेंस है और मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है। लगातार हमने देखा कि लास्ट 3-4 बार फेल हो गया 195 के ऊपर क्लोजिंग होना। सो 188 चल रहा है, 187 चल रहा है, तो यहाँ पे आप बाय करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं बनता 194 195 के लिए बाय करना है। तो एक बार 195 के अगर ऊपर जाता है तो उस केस में आपको बहुत जल्दी 220 से लेके 230 तक आने को देखने को मिलेगा। सो एक बार आप होल्ड करके जाइए। और सेकेंड स्टॉक देखिए ओशोका बिल्डकॉन, फंडामेंटली तो अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसमें क्या है ना, अभी रेंज बाउंड चल रहा है। मुझे लगता है 207 210 एक हायर टाइम फ्रेम में एक रेसिस्टेंस है, तो वहां पे बार बार गया है, लास्ट 4 बार टेस्ट हुआ है और उसके बाद फिर से नीचे आ चुका है। तो मुझे लगता है अगर आपको बाय करना है सो लेवल रहेगा 180 से लेके 185 एक जोन है, वहां पे आप बाय कीजिए। ये ट्रेडिंग करने वाला स्टॉक नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो। एक बार ब्रेकआउट पे लीजिए, अदरवाइज आप लोअर वैल्यूएशन पे लीजिए, अभी नहीं। जी एक टिप्पणी और सर, केपीआईटी टेक पे 1450 पे बाइंग है और अभी 1375 के आसपास चल रहा है। आज 2-2.25% ऊपर जो है चलता हुआ रिकवरी है यहाँ पर, लेकिन जो इनकी बाइंग है उसके प्राइस से अभी नीचे है। पिछले एक महीने में करीब 19-19.5% की रैली आई है, लेकिन अभी भी बाइंग प्राइस से दूर है। आपकी टिप्पणी कुछ रहेगी सर इस पर? ये हायर टाइम फ्रेम में अभी रेसिस्टेंस नहीं है। मुझे लगता है एक बार आपको बहुत जल्दी 1395 और उसके बाद 1420 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर 1420 उसके ऊपर भी सस्टेन करते हैं उस केस में एक नया फॉर्मेशन बनाएगा और उसके बाद आपको और भी ऊपर जाते हुए दिखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मुझे लगता है 1420 का एक टारगेट के लिए आप होल्ड करके जा सकते हो पर्टिकुलर डिस्काउंट। ठीक, चलिए अब आज की थीम पर आते हैं। अभिषेक गुप्ता जी, आपका सवाल अगर अभी नहीं ले पाए आज के कार्यक्रम में, मतलब इस कार्यक्रम में, तो 1 बजे ले लेंगे सर। मुंजाल ऑटो पे आपका सवाल नोट कर लिया है, तो वो बाद में अभी डिस्कस करेंगे। पहले आज की थीम पे जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि सर दुनिया भर में जैसा कि चीज़ें जो हैं वो अब सामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। गोल्ड नीचे जा रहा है, ऐसी स्थिति में मेटल को लेकर के काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं, ख़ासतौर से इंडिया और अब माफ़ कीजिएगा यूएस और चाइना के बीच में जो दरार कम हो रही है। तो आज की थीम हमने मेटल रखी है सर। एक एक करके जो है शेयरों पे बातचीत करते हैं। टाटा स्टील पे आपने अपनी राय दी थी, पर इस सेगमेंट को जो कि हम 2:30 बजे फिर से अपलोड करेंगे, आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी के लिए फ्रेश बाइंग के लिहाज से, प्रॉफिट बुक करने के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? टाटा स्टील 4.5% ऊपर आज।
देखिए टाटा स्टील में फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है। 37 करोड़ के आसपास मार्केट, सॉरी, टाटा स्टील अभी बेसिकली देखिए अभी 156 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो बेसिकली मार्केट कैप देखेंगे आप 190 1,94,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। 3,000 करोड़ के आसपास इन्होंने प्रॉफिट भी पोस्ट किया। मुझे फंडामेंटली बहुत अच्छा लगता है। देखिए अभी 156 चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर एक बार 165 168 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो उस केस में ना एक बहुत बड़ा रैली आ सकता है। उस केस में आपको 185 190 तक जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो फॉल हुआ था 158 159 से हुआ था। तो एक बार मैं वेट करूंगा 160 के ऊपर क्लोजिंग का। बाकी मुझे चार्ट एंड फंडामेंटल दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ये बात टाटा स्टील पे निकल के आती हुई जेएसडब्ल्यू स्टील भी ले लीजिए सर, एक और मेटल कंपनी। यहाँ पर भी क्या व्यू रहेगा आपका? आज 2.25% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। ये और ज़्यादा अंडर परफॉर्मर रहा है टाटा स्टील के मुकाबले। तो क्या यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि अगर स्टील में रिकवरी आएगी तो यहाँ पर तेज रिकवरी हो सकती है क्या? सर पर्टिकुलर इस काउंटर ना अभी इतना स्लो है, इतना धीरे चलता है, एक साइकिलिक पैटर्न पैराबोलिक पैटर्न से चलता है। तो अभी 1007 1010 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है आप एक बार बाई करके जा सकते हो, लेकिन आपका व्यू थोड़ा साइकिलिक होना चाहिए। 8 से 10 महीना होना चाहिए। उस केस में आपको दिखेंगे कि 1250 1300 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे लॉन्ग टाइम फ्रेम में। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे एंट्री लेना मतलब आप यहाँ पे परेशान हो जाएंगे, इतना वॉल्यूम नहीं आएंगे यहाँ पे। ये बात सही कह रहे हैं आप। एल्यूमिनियम पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं सर, नाल्को और हिंडाल्को पे। पहले हिंडाल्को 2.25% आज ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। या ये सभी शेयर थोड़े से दबाव में रहे थे। पिछले एक महीने में 4-5% की रिकवरी रही है। क्या अब मौका है एल्यूमिनियम पे दांव लगाने का हिंडाल्को पे? पहले हिंडाल्को लेके आ जाइए। देखिए हिंडाल्को बेसिकली अभी जो अभी 648 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि फंडामेंटल तो ठीक है। और बाकी इसमें एक चीज देखना है सर, वीकली चार्ट, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जितना जी। फॉल हुआ था ऑलमोस्ट 695 के बाद, अभी उसके बाद ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। और नीचे ना एक मोरूबोजू पैटर्न बनाया और मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बॉटम बनाना था 580 एंड 595 ऑलमोस्ट 600 के आसपास वो बिल्ड हो चुका है। अभी ऊपर ही आना है। नेक्स्ट जो टारगेट होगा ना वो 680 एंड उसके बाद 695 तक जाना चाहिए। 695 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उस केस में और भी ऊपर जाएगा। फिलहाल मैं पॉजिटिव हूं। और नेशनल एनोमोनियम देखिए 170 के आसपास ट्रेड हो रहा है, लगातार नीचे ही आ रहा है। इसका चार्ट सर ओवरऑल डेली चार्ट में ना एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 175 के अराउंड। तो लगातार लास्ट बहुत टाइम रिटेस्ट हुआ है लेकिन क्रॉस नहीं कर पाता। तो एक बार 175 के लिए मैं वेट करूंगा। 175 के लिए वेट करेंगे। वेदांता सर, बहुत रिटेलर्स की पोजीशन है, बहुत अच्छे डिविडेंड भी मिलते हैं और कई सारे क्षेत्र में कंपनी कामकाज करती है, पर मेटल क्षेत्र में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर है इसका। अभी क्या करना चाहिए? 2.25% के आसपास की मजबूती आज 445 के आसपास। आपका व्यू क्या रहेगा वेदांता पर? मुझे लगता है ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद अभी सस्टेन भी कर रहा है। तो अभी तो फिलहाल कोई ब्रेकआउट नहीं है। 465 470 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। ड्रेजिंग कॉर्प एक बार जरा लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर फिर से। 655 का पहला टारगेट था, 664। कैसे कर लेते हैं सर आप ये, प्रदीप जी? मतलब इस तरीके से धुआंधार तरीके से आप, और मैंने सच में यही बोला था कि 5-10 मिनट में हो सकता है कि ये टारगेट अचीव हो जाए पहला वाला। दूसरा जो है 675 का टारगेट है, वो ये कॉल अभी भी 675 के टारगेट के लिए अभी भी खुली हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नज़र बना करके चलें 664 के आसपास। तो अभी भी यहाँ पर जो है 10 रुपये 12 रुपये का गुंजाइश यहाँ पर अभी भी है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके हिस्से बन पाता है तो। लेकिन काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस प्राइस पर मत जाइए, ये प्राइस 5 मिनट लेट है, लेकिन अभी 663 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लिंडे एक बार फिर से ज़रा चेक कर लेते हैं। लिंडे में अब थोड़े सा मतलब सुस्ती आई है, लेकिन शानदार मूव यहाँ पर भी रहा है। कि लिंडे का पहला टारगेट था ऑलमोस्ट 6780 6780। लिंडे का पहला टारगेट ऑलमोस्ट 6840 के आसपास है। फिलहाल अभी भी ट्रेड कंटिन्यू है। हाँ, और ये मतलब जो है यहाँ पर आप लोग नज़र रखिए। यहाँ पर नहीं, एक बार तो टेस्ट कर चुका है सर पहला टारगेट। तो ये अब ये फिर दोबारा जो है हो सकता है कि यहाँ पे टेस्ट करे। यस जी, दूसरा टारगेट 6840 है ना, 6840। चले यस। जी।
चलिए, तो अब बात जरा सर वेदांता पे हो रही थी, कंप्लीट हो गई है। जरा एक और मेटल स्टॉक, चूँकि बात मेटल पे चल रही है, लेकर के आते हैं हिंदुस्तान जिंक। और जो है हिंदुस्तान जिंक पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 2-2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक पे क्या व्यू रहेगा सर करंट लेवल पे आपका? देखिए, मुझे लगता है अभी 438 के आसपास चल रहा है। इसमें एक लास्ट टाइम जो फॉल हुआ था उसके बाद देखिए लगातार रैली आ रहा है, और लास्ट टाइम एक ब्रेकआउट आया है 432 के आसपास, तो 432 के ऊपर अभी सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है जिनके पास है उनको एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। और एक बार आप चार्ट देखेंगे तो नेक्स्ट रैली तक जा सकता है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 465 के आसपास, तो 465 470 नेक्स्ट जा सकता है। फंडामेंटल अच्छा कंपनी है, 10,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। अगली कंपनी सर हिंदुस्तान कॉपर होगी। हिंदुस्तान कॉपर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी एक और मेटल शेयर पे जो है अभी जो है ये 2.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान कॉपर पे क्या सलाह रहेगी सर? 227 228 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मुझे लगता है एक बार आपको 235 238 का टारगेट बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे, जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है और अभी मेक और ब्रेक लेवल पे है। अगर 229 229 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत जल्दी आपको 235 से लेकर 240 तक आने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो एक बार होल्ड करके जाइए। अभी फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह यहाँ पर जो है निकल करके आती हुई। सर सेल पे कोई गुंजाइश है क्या? जरा एक बार एक नज़र डालिए। सेल पे बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, तो वहाँ पे अभी कोई गुंजाइश बन रही है? सर आज तो ब्रेकआउट आया है, अभी डे हाई के आसपास ही है, तो मुझे लगता है एक बार 122 एंड 125 के लिए आज जा सकता है, आज और कल में। लेकिन इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है चार्ट, सो बेटर रहेगा एक बार अवॉइड करना। एक बार अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर अभी तक हमने काफ़ी हद तक जिन शेयरों पे लोगों के दर्शकों के सवाल रहते हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। एक जिंदल स्टील रह गया है, तो जिंदल स्टील पे भी एक कमेंट कर दीजिए और उसके बाद अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। देखिए, जिंदाल स्टील आप देखेंगे यहाँ पे बहुत टाइम से ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न था, उसके बाद जाके ब्रेकआउट हुआ है। अभी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है 936 938 एक रेसिस्टेंस है। जैसे ही इस रेसिस्टेंस के ऊपर क्रॉस करेगा उसके बाद आपको 965 से लेके 980 तक आते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, बाय भी नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम 4 बार फेल हो चुका है 935 के अराउंड। सो एक बार होल्ड करना यहाँ पे बेटर रहेगा। ठीक है सर, तो ये सलाह यहाँ पर निकल के आती हुई। इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले आपके पसंदीदा कोई मेटल स्टॉक्स जो आपको लगता है कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे सिर्फ मेटल के अंदर, ताकि जो लोग भी 2:30 बजे देखें उनको एक क्लियर कट व्यू मिल पाए मेटल पे। देखिए, मैं टाटा स्टील के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे टाटा स्टील फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये ट्रेडिंग करने वाला चीज़ नहीं है। एक बार आप वेट करके जाइए। आप 159 160 जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक बार 160 के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए, और उसके बाद जाके यहाँ पे बाय कीजिए। तो उस केस में आपका टारगेट होगा 185 और सेकंड टारगेट होगा 210 के आसपास। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 138 के आसपास। तो 138 इज योर स्टॉप लॉस। 160 के ऊपर आपको लेना है, लेकिन बेटर रहेगा अगर आप मतलब दोनों स्ट्रैटेजी रहता है सर, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। सो मेरे ख्याल से मार्केट अगर नीचे आता है उस केस में कभी भी अगर आपको 140 के आसपास मिलता है, 138 के आसपास ही मिलता है, तो तब जाके आप बाई कर लीजिए। लेकिन इस जो मोमेंटम आया है, इस मोमेंटम में भी अगर आप लेना चाहते हो तो 160 के ऊपर अभी नहीं। अभी नहीं। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब रुक करते हैं हमारे विशेष एक और सेगमेंट का, जिसका नाम है ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स को पढ़ करके खंगाल करके आपके मतलब के, जहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, ऐसे कुछ शेयरों को हम हर रोज़ लेकर के आते हैं और हर्ष ये काम करते हैं और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, तो देखिए सबसे पहली कंपनी हम लोग अपने व्यूअर्स को बताएं, गेल है, सरकारी कंपनी है और यहाँ पर ब्रोकर जो है दो है, CLSA और मॉर्गन स्टैनली। CLSA की बात करें तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ओवरवेट की सलाह दी है। CLSA ने 210 का टारगेट दिया है, जबकि मॉर्गन स्टैनली ने एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे 248 रुपये का दिया है। अब इनका कहना क्या है, देखिए सबसे पहले इनका ये कहना है कि गेल को एक बड़ा फायदा हो रहा है। किस लिहाज से हो रहा है? अमेरिका की तरफ से जो शेल गैस यहाँ पे एक्सपोर्ट की जा रही है, उससे कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही इनका कहना है कि लगातार जो गैस डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख रही है, तो कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो मजबूत होती हुई दिख रही है। 4 नए
पाइपलाइन, यहाँ पर नई जो पाइपलाइन है वो आती हुई दिखेगी, एलएनजी जो सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बढ़ते हुए दिखेंगे, और साथ ही रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क में जो बदलाव हुआ है पॉजिटिव सेंस में, तो ये जो है एक बूस्टअप देते हुए दिखेगा, और वित्त वर्ष 2026 में जो मौजूदा नंबर्स हैं उससे एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। साथ ही इनका ये कहना है कि जो कॉस्ट है वो अभी थोड़ी बढ़ी हुई है, लेकिन बाद में ये थोड़ी सेटल डाउन होती हुई दिखेगी, और एबिटा जो है एबिट में थोड़ा उतार चढ़ाव है यहाँ पर 2026 तक, ये थोड़ा सा इसमें नीचे आता हुआ दिखेगा। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो गैस ट्रांसमिशन वैल्यू है बिजनेस जो है यहाँ पर, उसमें जो मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है साल दर साल के हिसाब से 6 से 8% की बढ़ोतरी होने की संभावना दी जा रही है। चलिए, गेल पर आज सवाल भी काफ़ी ज़्यादा थे और कई बार हमने डिस्कस भी किया, और ये जो है यहाँ पर रिपोर्ट भी आ गई है CLSA और मॉर्गन स्टैनले की, दो तरह के व्यूज़ निकल के आ रहे हैं। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी गेल को लेकर के? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए इस सेगमेंट के लिए। देखिए सर, गेल को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही स्ट्रांग है। अब इसमें एक चीज है कि 194 में एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही 194 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो मुझे लगता है पहला टारगेट 200 होना चाहिए। 200 के ऊपर अगर जाता है तो उस केस में आपको 220 तक 220 से लेके 225 तक अप्रोक्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है गेल को लेकर के। चलिए, अगली कंपनी पर लेकर के बात कर लेते हैं। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, अगली कंपनी टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स है, और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे निवेशक एक तो रिजल्ट का, और उसके बाद रिपोर्ट भी आ गई है यहाँ पर। तो CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 805 रुपये का टारगेट दिया है। यहाँ पे स्टॉक करीब 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छी बढ़त यहाँ पर इस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर दिख रही है। तो उनका कहना क्या है कि सबसे पहले तो उन्होंने JLR की बात करी, तो उनके पॉइंटर्स हम लोग बताए थे। तो JLR लगातार 10वें महीने यहाँ पे पॉजिटिव रहा है। इनका कहना है कि जो वित्त वर्ष 2025 के लिए कंपनी की तरफ से गाइडेंस दी गई थी वो मैच होती हुई दिखी है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही इनका ये कहना है कि नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, और फ्री कैश फ्लो जो है वो करीब करीब 1.5 बिलियन यूरो है। तो ये कंपनी की मजबूती दिखाते हैं यहाँ पे। साथ ही इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा वित्त वर्ष 26 के लिए कॉशियस रहने का स्टैंड आपको लेना चाहिए यहाँ पे, इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल इशू के साथ साथ यहाँ पर जो टैरिफ का ऐलान किया गया, तो थोड़ा सा कंपनी जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सतर्कता बरतती हुई दिख रही है। साथ ही इनका कहना है कि PLI से यहाँ पर जो PLI सेगमेंट है, इनका जो PLI सरकार की तरफ से दिया गया, तो उससे यहाँ पे फायदा होता दिखा। किस सेगमेंट को? पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को यहाँ पे फायदा होता दिखा है। और साथ ही इनका कहना है कि जो एबिट मार्जिन है उसमें सुधार देखने को मिला, और आने वाले दिनों में भी ये सुधार होता दिखेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि चीन को लेकर जिस तरीके से तेज़ी से यहाँ पे मार्केट में जो ऑटो मार्केट है, मार्केट जो कैप्चर की जा रही है, वो एक कंसर्न है, और यहाँ पे जो कस्टमर एक्विजिशन है वो बढ़ता हुआ कंपनी की तरफ से दिख रहा है। चलिए, तो ये बात निकल के आती हुई टाटा मोटर्स पे 805 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। सर, क्या सलाह रहेगी? आज थोड़ी सुस्ती जरूर है रिजल्ट्स के बाद, लेकिन अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 800 के ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं लॉन्ग टर्म में, आपके टारगेट्स क्या होंगे? डेफिनेटली सर, मुझे भी लगता है 800 एंड 850 के ऊपर बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज देखिए, लगातार लास्ट 15 दिन 1 महीने से चल रहा है टाटा मोटर्स, तो मुझे लगता है एक हेल्दी करेक्शंस बहुत जरूरी है। तो अभी मुझे लगता है कि अगर आप बाई करना चाहते हो तो 680 एंड 675 इज ए रियली गुड वैल्यू जोन हो सकता है आपके लिए। तो 675 एंड 680 के आसपास आप बाई कीजिए एंड वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपको 800 एंड 850 के टारगेट आते हुए दिखेंगे। उस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, 640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। चलिए, 640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई। तीसरी कंपनी के लिए चलते हैं यहाँ पर हर्ष के पास। हर्ष, बताइए आज की तीसरी कंपनी कौन सी? तीसरी कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह दी है और 250 रुपये का यहाँ पे टारगेट दिया है इन्होंने। अब इनका बेसिकली ये कहना है कि Q4 के जो नंबर हैं वो ठीक ठाक रहे हैं और उसमें सुधार भी देखने को मिला है। साथ ही इनका कहना है जो इनका सबसे बड़ा बिजनेस है NBFC जो बिजनेस है उसमें उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, यहाँ पर इनलाइन रहे हैं यहाँ पर नंबर्स। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस की बात करें, काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। साथ ही इनका कहना है कि जो यहाँ पे जो मॉर्गन स्टैनली का साफ तौर पे कहना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, और दोबारा से री रेटिंग की गुंजाइश यहाँ पर बन रही है। 216 के आसपास ट्रेड करता हुआ 250 के टारगेट। AB कैपिटल, काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल भी यहाँ पर रेगुलरली आते रहते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट और हमारे एक्सपर्ट की रिपोर्ट क्या कह रही है? प्रदीप सर क्या कहेंगे, चार्ट्स क्या कह रहे हैं सर?
देखिए, मुझे लगता है जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाय भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी जो 210 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया, मुझे लगता है सस्टेन भी होंगे। और लगातार लास्ट ना सर 3 से 4 महीना हो गया तो नियर अबाउट जो डेली मूविंग एवरेज है उसका ऊपर ही चल रहा है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 250 से पहले तो कोई रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है चार्ट में क्लियर कट। तो एक बार होल्ड करके जाना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 245 से लेके 250 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो आखिरी कंपनी के लिए चलें उससे पहले सर, ये मतलब आज 2 टारगेट आपने हिट करा दिए। ड्रेजिंग कॉर्प ने भी ऑलमोस्ट टारगेट अपना हिट कर दिया। 673-65 के लेवल अब देखने को मिल रहा है। क्या मूव रहा है, 9.25% ऊपर, और बहुत टाइमली इसे आइडेंटिफाई किया गया था। और इस पर जो है पहला टारगेट 6780, माफ़ कीजिएगा, पहला टारगेट यहाँ 655 का था, दूसरा 675 का था। दोनों टारगेट ऑलमोस्ट पूरे होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि 1-1.5 रुपये से अभी चुका हुआ है, लेकिन काफ़ी ऑलमोस्ट टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है ड्रेजिंग कॉर्प पे। लास्ट कंपनी कौन सी होगी हर्ष? आखिरी कंपनी भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल को लेके काफ़ी बुलिश स्टांस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सीएलएससी की रिपोर्ट ओवरवेट की सलाह दी है। 2030 का यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है, 2030 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। अब इनका कहना है क्या? इनका कहना है, देखिए, रेवेन्यू की बात करें या कामकाजी मुनाफे की बात करें, यहाँ पर कंपनी ने उम्मीद के मुताबिक बल्कि उससे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है यहाँ पर। साथ ही जो अफ्रीका से जो इनका बिजनेस है, ऑपरेशनल जो है वहाँ पर, वो भी अनएक्सपेक्टेड जितना अच्छा उछाल यहाँ पे देखने को मिला, तो ये इन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। साथ ही इनका कहना है, अगर आप मोबाइल रेवेन्यू की बात करें यहाँ पर क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पर, तो वो बढ़ता हुआ दिखा है। और अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो 21% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। वहीं मोबाइल के अगर आप एबिटा के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो वहाँ पर भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। और इनका ये कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी की एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये बात जो है भारतीय एयरटेल पे भी अभी हमने बात की थी रिजल्ट्स को लेकर, जब हम बात कर रहे थे। ओवरवेट रेटिंग यहाँ पर हालांकि सीएलएसए की तरफ से दी गई है, और यहाँ पर 2030 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। आपने क्या टारगेट दिए थे सर यहाँ पर भारतीय एयरटेल को लेकर के? एक तो आपने कहा था कि इस पर ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट का नजरिया अपनाना चाहिए। डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि यहाँ पे बाई करके ही चलना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। एक अगर डिप मिलता है अभी, मुझे लगता है कि 1790 से लेके 1780 के आसपास मिलता है, उस टाइम पे आपको एक बार वैल्यू जोन मिलेंगे। तो उस टाइम पे आप एक बार बाय कीजिए। टारगेट आपका यहाँ पे 2050, उसके बाद 2100 का टारगेट रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन बाइंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है। तो भारतीय एयरटेल टॉप 10 कंपनीज में आता है निफ्टी 50 में। तो एक बार मार्केट नीचे आएंगे तो भारतीय एयरटेल को नीचे ही आना है। तो एक बार आपको 1770 से लेके 1780 के आसपास भाव मिलेंगे, उस टाइम पे आप बाई करके चलिए। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। हर्ष, थैंक यू, शुक्रिया। ये चारों शेयर काफ़ी ऐसे शेयर आपने लेकर के आए हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन रहता है, बहुत सारी क्वेरीज आती है। गेल हो, टाटा मोटर हो, एबी कैपिटल हो, भारतीय एयरटेल हो। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा हमारा ये सेगमेंट, ये सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो फिलहाल ब्रोकर बोलने में इतना ही। सर 30 सेकंड में अगर आप रिविजिट कर सकें उस ट्रेड को, थैंक्स करने से पहले आपको, ड्रेजिंग कॉर्प जिस तरीके से मूव दिखा रहा है, क्या प्रॉफिट बुक करें अभी इंट्राडे में, या कोई नए टारगेट? जी विपुल जी, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। अभी 673 के आसपास हाई भी लगा है, अभी 670 के आसपास ही चल रहा है, 669। तो मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो बुक करना सही रहता है। और एक बार जो भी मैंने तीनों कॉल्स दिया है, इसका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन करे तो अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट है वॉलेटाइल रहता है हमेशा। तो एक बार किल लॉस करके भी तो पहला टारगेट अचीव हो गया है, और सेकंड टारगेट के लिए आप इसको अभी होल्ड करके जाइए। मैं फिर से एक बार आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 3120 रहेगा अभी का स्टॉप लॉस, जिन्होंने अभी बुक नहीं किया। 3120 ठीक ठीक, 300 मतलब यहाँ से 100 पॉइंट नीचे है। अभी भी लॉन्ग करके जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लिंडे इंडिया पे मुझे लगता है कि पहला टारगेट तो अचीव हो ही चुका है, और सेकंड टारगेट जो था 6840 के आसपास, वहां से थोड़ा डिप अभी आया है। तो मुझे लगता है जो चार्ट में वॉल्यूम आया है 1-2 दिन के लिए एक्चुअली सब कॉल है, सब ब्रेकआउट लेवल पे है, आप एक बार होल्ड करके जा सकते हो। और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन आपको प्रॉफिट बुक करके जाना है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में प्रॉफिट बुक करके जाना है। पहली बात, किर्लोस्कर में अभी स्टॉप कॉल खुली हुई है 3340 के टारगेट के लिए, 3120 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिंडे इंडिया में भी अभी कॉल खुली हुई है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है।
जो है जो आपको 3120 का स्टॉप लॉस दिया गया है, 3340 का टारगेट। लिंडे भी ले आके आ जाइए, यहाँ पर भी 6840 का टारगेट अभी बाकी है और यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर ये अचीव होता हुआ दिखाई देगा। 6555 का एक स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। शानदार मूव यहाँ पर। आइडिया फोर्ज अभी कितने दिन के लिए है सर, ये 1 हफ्ते के लिए? मुझे लगता है आइडिया फोर्स अब लॉन्ग करके जाइए, क्योंकि आज का जो डीप था 525, तो मुझे लगता है कि 520 के नीचे नहीं जाना चाहिए। फिलहाल अभी बहुत स्टॉक चल चुका है, इसलिए जा भी सकता है, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन डे हाई के आसपास भी आज गया था, अभी 543 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है लॉन्ग करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 555 एंड 575 की तरह बढ़ रहा है स्टॉक, तो आपको एक बार होल्ड करके जाना है। मैक्सिमम 1 वीक आपको होल्ड करना है। ठीक सर, ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू शानदार कॉल निकाल के देने के लिए। और हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से आज के ही कार्यक्रम के दौरान ही काफ़ी अच्छे ट्रेड जो है वो मिले होंगे, बहुत लोगों ने अच्छे प्रॉफिट भी बुक किए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? थैंक यू सर आपको। जो भी स्टॉक्स में मैंने ड्यूरिंग द सेशंस बात किया है, कोई भी स्टॉक्स मेरे पास नहीं है, हो सकता है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एंड हमारे क्लाइंट को हमने रिकमेंड किया हो। सो एक बार नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय टीम साइड। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, कमोडिटी बाजार की काफ़ी हलचल बाकी है। गौरी शंकर राठ जी हमारे एक नए प्राइम मेंबर बने हैं। वेलकम टू द फैमिली गौरी शंकर जी। ऐसे ही आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहिए। और हर्षित जी, सॉरी आपका सवाल नहीं ले पाए, और भी हमारे जो तमाम प्राइम मेंबर्स भी थे उनके भी सवाल डिस्कस नहीं कर पाए। इतने अच्छे अच्छे ट्रेड मिल रहे थे, ऐसे में सवाल डिस्कस करने से ज़्यादा ज़रूरी था कि आप लोगों को कुछ नए और अच्छे ट्रेड के बारे में बताना चाहिए। तनु जी, टिया जी, आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे, लेकिन ये जो सवाल रीना जी का भी सवाल था BL को, आप तो मैम अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम को पीछे करके देखेंगी, पूरे डिफेंस में बहुत अच्छी बात हुई है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जिनके सवाल रह गए हैं 1 बजे जुड़िए हमारे साथ। 1 बजे आपको निराशा नहीं होगी, आपके सवालों के उत्तर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद रहेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। 9354027995 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। 1 बजे जुड़ना मत भूलिएगा और आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। और आज का दिन इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जो है एक बार फिर से लेकर के आ रहे हैं हमारा विशेष सेगमेंट, ज़रूर कोई बात है, तो देखना मत भूलिए। दोपहर 1:30 बजे हमारे साथ हमारे शुभम शंकर जी जुड़ेंगे। ज़रूर कोई बात है सेगमेंट को लेकर के। तो आज किन 2 शेयरों पे बात होगी, वहाँ पर टेक्निकल क्या हो रहा है, वहाँ पर फंडामेंटल्स क्या चल रहा है, वहाँ पर वैसी कौन सी बात है कि आपको अपनी निगाहें वहाँ पर बना करके चलनी चाहिए, अपने स्क्रीन पर उस शेयर को लगा करके रखना चाहिए, ये आपको पता लगेगा दोपहर 1:30 बजे। तो लगातार बने रहिए बोनस के साथ। लेकिन अब जरा कमोडिटी बाजार की हलचल को पे नजर डालते हैं। चलिए अब रुख कर लेते हैं एग्रीमीटर का। और एग्रीमीटर में आपको बता दें कि आज विशेष तौर पे हम बात करने जा रहे हैं पॉम ऑयल को लेकर के। काफ़ी सारी अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आई हैं। दरअसल हमारे साथ इस पॉम ऑयल पर अपडेट और जानकारी के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ KDI एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी जुड़ रहे हैं। अजय सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, और नमस्कार सर। और पहला प्रश्न सर आपसे होगा कि मलेशिया की अगर हम बात करें तो पॉम तेल उत्पादन बढ़ने के साथ ही इसका स्टॉक जो है वो हम देख रहे हैं 6 मंथ हाई पर पहुंच चुका है। क्या आपको लगता है कि इससे जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ में पॉम ऑयल की कीमतों में कुछ नरमी, कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल अगर हमने कल ही इन्फ्लेशन के नंबर आते हुए देखे थे, जहाँ पे उसमें भी हमको रिडक्शन दिखा है ग्लोबल मार्केट में भी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स ही देखा है। क्योंकि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर कमोडिटीज के भाव में गिरावट है। अगर पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पाम ऑयल कम से कम जनवरी से लेकर अभी तक तो 8% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है डोमेस्टिक मार्केट में। वहीं अगर हम BMD CPO की अगर बात करें तो नवंबर 11 तारीख को ये 5000 के करीब पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था कि ये और ऊंचाई दिखाएगा, बट जिस जन से हमने प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट देखा और थोड़े से कंसर्न्स की वजह से फॉल हुआ, तो इस वक्त करीबन 28% से ज्यादा का फॉल हमने हाई से अब तक आते हुए देखा।
तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पाम ऑयल के अंदर सप्लाई साइड काफी अच्छी है डिमांड के मुकाबले। एज ऑफ नाउ कच्चे तेल में भी जो रिसेंटली गिरावट आया, इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं जो बायोफ्यूल की डिमांड को लेकर थोड़े से कंसर्न्स बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन अभी तक बना है, और फंडामेंटल कारण है जिसमें हमने ऑलरेडी आपने बताया कि सप्लाई साइड खास करके हम जानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया ये काफी बड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि ओवरऑल सप्लाई बढ़ रही है, इंडिया में इन्वेंट्री भी बढ़ रहा है, उस कारणवश ये गिरा था। मे भी पॉसिबल है अगले 15-20 दिन गिरावट का रुख कंटिन्यू रहे। जी सर, साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि मलेशिया के जो पाम ऑयल हैं वहाँ उसका भारत जो है वो बड़ा खरीदार है। वहाँ पर पाम तेल उत्पादन बढ़ने के साथ साथ स्टॉक में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसका भारतीय ऑयल मार्केट को लेकर पे किस तरीके का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सर? देखिए जनरली अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली मलेशिया एंड इंडोनेशिया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। इनकी बाइंग में हम देख सकते हैं चाइना है, इंडिया है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो इंडिया के पास भी स्टॉक काफी अच्छा अवेलेबल है और प्लस प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। साथ में हमने देखा था जब थोड़ा सा पाम की शॉर्टेज थी तो इंडिया ने अदर ऑयल्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखी थी, जहाँ पे हमने सनफ्लावर ऑयल पे भी शिफ्ट होते हुए देखा था। बट उससे बड़ी खबर ये है कि डोमेस्टिक मार्केट में हम सोयाबीन की बात कर ले या मस्टर्ड की बात कर ले, वहां के भी प्रोडक्शन काफी इंप्रूव हुए हैं, जिसके चलते जो हमारे इंपोर्ट्स है, और गवर्नमेंट का ये बिल्कुल आज से 4-5 साल पहले ही गवर्नमेंट ने एक ऑयल मिशन लॉन्च कर दिया था, जिसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक है, कच्चा तेल है, ये तो इंपोर्ट करते ही हैं, बट एडिबल ऑयल में भी हम काफी बड़े इंपोर्टर रहे थे। तो अब धीरे धीरे उस मिशन का रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, हम बैलेंस करके जा रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया में एज ऑफ नाउ डिमांड तो कंटिन्यू रहेगी। इवन मन की बात में मोदी जी ने भी कहा था तेल का कैसे यूज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सप्लाई इस वक्त काफी अच्छी है डिमांड के मुकाबले, जिसके चलते इन्फ्लेशन में भी कमी आई है और प्राइस अभी भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि वीकनेस के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। साथ ही सर, अभी अगर पाम ऑयल आपने कहा जैसे नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन पाम ऑयल के साथ साथ बाकी जो खाद्य तेल हैं और जो तिलहन हैं उनकी कीमतों में भी क्या नरमी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में? हाँ बिल्कुल, अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में सोयाबीन की बात करूं तो यहाँ पे भी हमने रिसेंटली अभी 46-47 तक चले गया था, वहां पे गिरावट देख रहे हैं। मस्टर्ड के अंदर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी है। जनवरी में भी हमने लगभग 6500 का भाव देखा था, इस वक्त भी सप्लाई के बावजूद हम देख रहे हैं मार्केट रुका हुआ ही चल रहा है। लेकिन सोया ऑयल है और सीपीओ, सभी ऑयल में ऐसा कोई बड़ा उछाल जैसी सिचुएशन नहीं बनी है। पिछले 1 महीने में खाली मस्टर्ड में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है, अदरवाइज सभी में गिरावट। तो आई थिंक इस वक्त इंडिया में बैलेंसिंग वे काम हो रहा है और गवर्नमेंट भी मेक श्योर कर रही है, जहाँ पे भी हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर तेल की तेजी आ रही है तो दूसरा अल्टरनेट मार्केट में लाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ये बैलेंस ऑफ डिमांड मेंटेन रहे। तो आई थिंक एक तरह से प्राइजेस बैलेंस्ड वे में ही काम कर रहे हैं पिछले 6-8 महीने से। जी, अब सर ये भी जानना चाहेंगे कि पाम तेल जो है वो एफएमसीजी कंपनियों का जो है वो सबसे बड़ी कमोडिटी है। क्या इस जो खबर है, इस खबर का एफएमसीजी कंपनियों पर भी कोई इम्पैक्ट आता हुआ इन फ्यूचर आप देख रहे हैं? देखिए बहुत बार हम गलती ये करते हैं, पाम ऑयल को कुकिंग ऑयल की तरह ही यूज करते हैं, जबकि एफएमसीजी कंपनी में अगर हम देखते हैं तो आज पाम ऑयल सोप, बिस्किट, स्नैक्स सभी जगह पे यूज होता है और इसका जो कंजम्पशन है वो इंडिया धड़ल्ले से करता ही है। और साथ में हम देखिए कंपनी लाइक एचयूएल, मैरिको, ब्रिटानिया, आईटीसी, इन सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं पाम के प्राइसेस में गिरावट आ रही है, ये कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनी को बेनिफिट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इनका अब रॉ मटेरियल जो है वो अब सस्ता होगा। तो आने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स में इसका बहुत पॉजिटिव असर हम ये जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हमने उस पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। और साथ में हम जानते भी है जैसे ही हम Q3 में एंटर करेंगे यहाँ पे हमारी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आई थिंक सस्ते रॉ मटेरियल में और इम्प्रूवमेंट डिमांड में ये कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है एफएमसीजी कंपनीज के लिए। ठीक सर। सर अब जो है सबसे पहले जब भी कार्यक्रम का हम अंत करते हैं और आप मौजूद रहते हैं तो लोगों की निगाहें इस बात पे रहती हैं कि अजय जी की तरफ से बढ़िया बढ़िया ट्रेडिंग कॉल क्या मिलेगी। तो एग्री कमोडिटीज में सर आपकी टॉप कॉल कौन सी होंगी सर? ये पूरे एग्री पैक के अंदर पिछले हफ्ते इंडो पाक का जो कंसर्न चल रहा था उसकी वजह से थोड़ी सी लिक्विडेशन कंसर्न्स हुई थी, प्राइसेस में गिरावट भी आया था। बट जिस ढंग से इंडिया ने शानदार पकड़ बनाई है पीओके पे और जिस ढंग से ये एक्टिविटीज में जो अब निकल चुके हैं और काफी इसका एक रिवर्ट बैक हमने एग्री प्राइसेस में भी आते हुए देखा, सेंटिमेंट बहुत अच्छा पॉजिटिव हुआ है। तो उसमें सबसे पहली कमोडिटी जो है वो है हल्दी,
जो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी शानदार है। और अब जैसे जैसे 20 मई के नजदीक आ रही है, यहाँ पे आप भाव भाव पे नजर रखिए, बिकॉज यहाँ पे मॉनसून और सोइंग ये दो इम्पैक्ट फिगर रहेगा। हालांकि जिस ढंग से भाव बढ़े हुए, इस बार सोइंग का एरिया जरूर बढ़ेगा, बट आज भी हम देख रहे हैं मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है, जिसको देखते हुए 14,400 पे लेके चलिए, 14,900 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट ये एक ऐसी कमोडिटी बनने वाली है विपुल जी, जहाँ पे हम ऊपर में 180 190 का भी भाव देख पाएंगे। वहीं दूसरी कमोडिटी कैस्टर रहेगी। कैस्टर के अंदर भी हमने देखा इस बार का जो प्रोडक्शन फिगर्स है वो काफी कम है। हाँ, मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा खराब था, क्योंकि हम जानते हैं कि कैस्टर मिल के सबसे बड़े बायर चाइना है, और चाइना में अब जाकर एक राहत मिली है यूएस चाइना के टैरिफ वॉर के अंदर, जिसके बाद इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज प्राइसेस 6400 के करीब है, लेके चलिए। 6350 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, इमीडिएट टारगेट तो 6470 है, बट ये काउंटर भी काफी ज्यादा अंडरटोन हुआ है, जो आने वाले दिनों में 6600 के ऊपर भी चले जाएगा। लास्ट अगर हम मसालों की बात करें, तो मसालों में धनिया एक अच्छी कमोडिटी है, जो 7000 के नीचे इस वक्त ट्रेड जरूर कर रही है। बीच में हमने देखा फेवरेबल वेदर के चलते प्रोडक्शन अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे एफएमसीजी या स्टॉकिस्ट की डिमांड काफी एक्टिव है, जिसके चलते 6950 पे लेके चलिए। 6850 का स्टॉप लॉस रखिए, 7080 का टारगेट है। बट ये भी ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे काफी समय से हमने इनको प्रेशर में आते हुए देखा था, बट अब ये प्रेशर जैसे जैसे निकलेगा, इसमें बड़ी तेजी का आगाज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये 3 कॉल जो है एग्री कमोडिटीज में निकल करके आती हुई, एक एक करके लेवल से एक बार फिर से आपको बताते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। कोरिएंडर जो है आपको जून फ्यूचर खरीद के चलना है, 6950 के आसपास खरीदें। ऊपर की तरफ जो लक्ष्य होगा वो 7080 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें 6850, तो यानी 100 रुपये नीचे के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखने की सलाह दी जा रही है। उसके अलावा दूसरी कमोडिटी जो है वो कैस्टर सीड है, 6400 के आसपास खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 50 रुपये नीचे एक आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 6350 का। ऊपर की तरफ 70 रुपये ऊपर के टारगेट रखिए, 6470 के लक्ष्य के लिए कैस्टर सीड में खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी गई है। तीसरी कमोडिटी हल्दी पे लगातार जो है वो हम देख रहे हैं कि अच्छे मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14,400 के आसपास खरीदिए, और यहाँ पर 400 रुपये नीचे के का एक स्टॉप लॉस रखिए 14,000 रुपये के आसपास का, और ऊपर की तरफ 500 रुपये ऊपर का लक्ष्य 14,900 तक के लक्ष्य यहाँ पर भेजने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रखनी चाहिए निगाह। इस बीच जो है अब अजय सर को थैंक यू करने का वक्त आ गया है, लेकिन एक अपडेट आई है अपने दर्शकों को, साथ साथ सर आपको ही बता दें कि ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मतलब समाप्त तो होने के बावजूद ऐसा लग रहा है कुछ कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही हैं। कोई टिप्पणी लास्ट चलते चलते करना चाहेंगे आप? मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जिस ढंग से एक्शन लिया है, उसमें क्लियर कट मोदी जी के जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था कि ये कोई विराम नहीं लगा है। हम देखेंगे मार्केट में पाकिस्तान का कैसा रवैया रहता है। इंडस वाटर टेरिटरी में हमने देखा कोई चेंजेस नहीं आएगा। इनफैक्ट जिन्होंने मिस कम्युनिकेशंस किए हैं उन पे काफी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, और होना भी चाहिए, बिकॉज ऐसे समय में एक ऑथेंटिकेटेड न्यूज आए और उसका यूज केस रहना चाहिए, इसके लिए एक्शन है। बट आई थिंक गवर्नमेंट इस बार अच्छे मूड में है कि अब तक जो चीज सब सोचते थे कि इंडिया रिवर्ट नहीं करेगा, रिटरेट नहीं करेगा, बट अब हम बोलते हैं जैसे नया भारत है, ये हर चीज का रिप्लाई भी देगा और अच्छे से देगा। अच्छे से देगा, बिल्कुल सही बात सर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपकी निगाहें जो है कमोडिटी हो, इक्विटी हो, और मतलब ग्लोबली जो कुछ चल रहा है सब पे रहती हैं, और इसीलिए जब आप रहते हैं तो आपसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा पे जुड़ने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। आप लोग लगातार बने रहिए। अभी सोने चांदी में क्या चल रहा है, बहुत लोग तो सवाल पूछ रहे थे अभी जब हमारा यार बाजार चल रहा था कि सिल्वर ETF पे क्या करें, तो अभी 12 बजे आप सवाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा जवाब। ब्रज द्विवेदी जी हाजिर हो जाएंगे यहाँ पर थोड़ी देर में, और दोपहर 1 बजे रवि सिंह होंगे, डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ। तो 1 बजे अपने शेयरों से जुड़े हुए सवाल पूछना मत भूलिएगा, जुड़ जाइए। बाजार में तेज़ी में अभी कहाँ मौके और तलाशे जा सकते हैं, और ज़रूर कोई बात है हमें जो है दोपहर 1:30 बजे शुभम शंकर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बताएंगे 2 विशेष शेयरों के बारे में। कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, बने रहिए बोनस के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।